तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री इन द सेंस हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास जिसे हम बोलते हैं हिंदी में इतिहास। सिंपली यहाँ पर हम पूरी की पूरी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके जो लास्ट का जो चैप्टर है उसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको हर एक इवेंट की विस्तार में जानकारी दूंगा कि ये क्यों घटा, किस लिए घटा, क्या क्या इसकी चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। लो, हमने काफ़ी सारे जो पीपल हैं उनको कहते हुए सुना है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट द स्टडी ऑफ बैटल एंड इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट, ठीक है। बट क्या है हिस्ट्री का सिंपल मीनिंग यही है कि हम ये एनालाइज कर पाए कि इवेंट्स तो हुए ही हैं हिस्ट्री में, और कुछ घटनाएं घटी हैं उन्हीं को इवेंट बोल देते हैं, और कुछ बैटल्स वगैरह लड़ी गई हैं उनको भी पढ़ते हैं हम। बट कुछ हमारे द्वारा चीज़ें करी गई, हमारे जो एंसेस्टर्स या फोर फादर्स हुआ करते थे उनके द्वारा कुछ चीज़ें करी गई, वो चीज़ें कुछ इम्पैक्ट्स भी तो छोड़कर गई होंगी। फॉर एग्जाम्पल सती जब गुप्तन पीरियड चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर सती को इन्वेंट करा गया, ठीक है, उस टाइम सती चालू हुई। और टिल द ईयर ऑफ 1829 राजा राम मोहन रॉय इनके द्वारा गुहार लगाई गई कि दिस, क्या बोलते हैं उसे, कुरूक प्रथा या कुछ भी ऐसी, मतलब बेकार सी चीज़ है जो चल रही है, इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए। तो इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो ऐसे ही कुछ इवेंट्स थे, कुछ घटनाएं थी जो हमारे पास्ट में घटी है। मगर हम हिस्ट्री पढ़ तो लेते हैं, क्या हमें जो इतिहास है वो सिंपली आज के समय में जो हम इतिहास पढ़ते हैं एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, और वर्ल्ड तो अलग हिस्सा हो गया, ठीक है। हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 भागों में अपनी सहूलियत के हिसाब से बांटा है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। यहाँ पर हमने नहीं बांटा, बट कि इतिहासकार हुआ करते थे, हिस्टोरियंस, उन्होंने बांटा है। उन्होंने इसको कैटेगराइज करा ताकि हम जो इवेंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकली पढ़ सकें। क्या जो हिस्ट्री है वो एज इट इज लिखी गई है? नहीं, लिखी नहीं गई। यहाँ पर जो मूल काम हुआ है, मूल यानी फंडामेंटल जो वर्क करा गया है वो था हिस्टोरियंस के द्वारा। हिस्टोरियंस ने वर्क करा, जो सोर्सेस थे उनको इंटरप्रेट करा, क्रॉस चेक करा, उनको जाना, समझा, फिर उनके द्वारा अपने आप से क्वेश्चन पूछे गए कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। फिर दोबारा इंटरप्रिटेशन करी गई, फिर उसे दोबारा सोर्सेस की सहायता से क्रॉस चेक करा गया, तब एक कॉन्क्लूज़न निकला। तब उस चीज़ को हिस्टोरियंस ने किताबों की फॉर्मेट में डाल दिया गया। तब जाकर हमारे पास ये आज चीज़ें आई हैं जिसे हम इन द फॉर्म ऑफ एंशिएंट पास्ट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मिडाइवल इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोरियंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट रोल है वो प्ले करा गया, ठीक है। अब हमने बात तो कर ली, कुछ सिग्निफिकेंट जो गलतियाँ हमसे हुई, कुछ चीज़ें हुई, खाली वही हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं? नहीं। अगर हम बात करें फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड, और फिर मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक पीरियड, फिर साउथ में चलती है मेगालिथिक पीरियड, ठीक है। फिर साउथ या चैल्कोलिथिक के बाद शुरू हो जाता संगम एज भी आती है, मगर संगम एज हम बाद में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर चैल्को के बाद क्या आता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है,
पीरियड आता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ना, इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा क्या है कि पाकिस्तान का एक एरिया हुआ करता था, वहाँ पर एक हड़प्पा गांव नाम हुआ करता था, एक छोटा सा टाउन, उसको हड़प्पा बोला गया। मगर क्या हम हिस्ट्री में खाली इन्हीं चीज़ों को पढ़ते नहीं, अब ये जो सिविलाइजेशन रही प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में सिविलाइजेशन रही, यहाँ पर हम इसके कुछ पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हम यहाँ पर पढ़ते हैं पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटल कंडीशन एंड रिलीजियस कंडीशन। ये चार एस्पेक्ट हम एक पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर जो घटना घटी हिस्ट्री में, उसके संदर्भ में हम इन चारों को पढ़ते हैं, ताकि हम ये जान सकें, एनालाइज कर सकें कि उस समय पर क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। अब बात आती है डेटिंग सिस्टम की। डेटिंग सिस्टम क्या होता है? डेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूशियल रोल प्ले करता है हिस्ट्री में, ठीक है। बेसिकली अगर डेटिंग सिस्टम की बात करें, यू जस्ट लुक एट दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ इन्वर्टेड और रिवर्स और व्हाटएवर एडिंग साइन या मल्टीप्लाई साइन मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पॉइंट है 0, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 6 लाख साल बाद, ठीक है, मान लीजिए 600 साल बाद, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा 2023, ये है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट ईयर, अब ये है कुछ, इसे बोलते हैं क्रिश्चियन एरा, ठीक है, जहाँ पर जो यीशु हुआ करते थे, यूसुफ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो हमारी डेटिंग सिस्टम चलती है, जैसे कि हम जो पैलियोलिथिक एज पढ़ते हैं, इसमें होता है अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, ये तीनों होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मीजोलिथिक, फिर उसके बाद आता है हमारा नियोलिथिक, फिर उसके बाद आता है हमारा चैल्कोलिथिक, ठीक है। अब यहाँ से इससे पहले क्या हुआ करता था, एक पीरियड है पैलेस्टोसीन पीरियड, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट आइस एज, द ग्रेट आइस एज चल रहा था, ठीक है। वहाँ से लेकर अब तक कि हम अगर डेट को मापें कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एक मेथड होता है कार्बन 14 मेथड होता है, इसके द्वारा डेट्स को कैलकुलेट करा जाता है। वो साइंटिफिक चीज़ें हैं, आप खाली ये याद रखिए कार्बन 14 एक मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी एक थिंग है यानी वस्तु है कोई भी, उसकी हम डेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कब बनाई गई थी ये कब एग्जिस्ट करा करती थी, ठीक है। अब हम बात करें इस चीज़ की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी साल हुआ करती थी, ये डिक्रीज होता है इस मैनर में, डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ से डिक्रीज होता 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब जैसे कि जो हमारा हड़प्पन सभ्यता थी वो थी 2500 BC से लेकर जो यहाँ पर होगा इतना हिस्सा पीछे तक, इसको बोलेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के जन्म होने से पहले। अब ये जो 2500 BC से लेकर ये थी हमारी 1900 BC तक, 1900 BC तक ये हड़प्पन सभ्यता रही। अब ये घटकर इसके बाद जब महाजनपदास उभर कर आते हैं ना, तब 321 BC में मौर्यन साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। अब 321 से पहले जितने भी थे यानी 1600
तक 1900 से 1600 आया, यहाँ पर हड़प्पन सभ्यता का विघटन हो रहा था। 1600 के बाद 1000 आया, 1000 आया ना, ठीक है, जब हमारे वेदास लिखे गए थे, ठीक है, ऋग वैदिक काल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखा आपने कि डेट जो है घट रही है ग्रेजुअली। अब 187 बीसी में 187 बीसी में जो मौर्यन साम्राज्य है उसका विघटन कंप्लीटली हो जाता है और नए जो पोस्ट मौर्याज हैं वो आकर यहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। मगर उससे भी काफ़ी सारे पहले सिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं। जब मैं हिस्ट्री आपको क्रोनोलॉजिकली पढ़ाता जाऊँगा देन आई विल लेट यू नो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो आपने देखा कि ये वाला पोर्शन जो है इसको बीसी में हम नोट डाउन करते हैं। अगर कोई भी हम डेट 0 से पहले यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कोई भी डेट अगर लिख रहे हैं तो उसके पीछे बीसी जरूर लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहां से चालू होता है एडी, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, मगर इसको हम एनो डोमिनी के साथ साथ सीई भी बोल देते हैं, कॉमन एरा, कॉमन यानी कॉमन मैन की तरह, कॉमन एरा जैसे कि हमारा ही। अब यहां से डेट जो है वो इंक्रीज चालू होती है, इंक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज जो होती हैं, इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है कि जो डेट है वो इस डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँचती हैं, 0 1 2 3 4, ऊपर सारी थी 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर आगे आज हम प्रेजेंट एज में। तो आज के समय में जब हम डेट लिखते हैं 2023 वी डू नॉट नीड टू राइट व्हाट एडी या फिर सीई, वी डू नॉट हैव टू राइट, क्योंकि यहाँ पर सिंपली ये कॉमन डेट्स हैं, इनको पहचान लिया जाएगा। बट वेन एवर यू आर राइटिंग, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पीरियड बिफोर दी जेनेसिस ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर द जेनेसिस ऑफ जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले अगर कोई भी डेट है उसके पीछे आपको बीसी जरूर लगाना पड़ेगा। बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, एनो डोमिनी, कॉमन एरा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर जो डेटिंग सिस्टम है वो भी आएगा, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि कौन सी डेट में हम किस समय की बात कर रहे हैं। यू गॉट इट, ठीक है। अभी मूव करेंगे हम हिस्ट्री की तरफ कि क्या है हिस्ट्री, ठीक है, जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्टोरियंस ने क्या करा, हिस्टोरियंस ने हर एक इवेंट को इंडिविजुअली उठाया और उसको एनालाइज करना चालू कर दिया इन 4 फॉर्म्स, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली और सोशली। सारी फॉर्म्स को एनालाइज करा और वो फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचे। अब हिस्टोरियंस का काम यहीं तक सीमित नहीं था, अब बात करें हम फैक्ट्स की, फैक्ट्स उन्होंने कलेक्ट करे, फिक्शंस और फैक्ट्स में डिफरेंस क्रिएट करा। जस्ट लाइक कि जब ऋग्वेदा हमारा था ना, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को इन द इंसेप्शन क्या हुआ करता था कि ओरली ट्रांसमिट करा जाता था फ्रॉम अ जनरेशन टू अनदर, जनरेशन तक ओरली उसे ट्रांसमिट करा जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर उसके बाद पीपल ने क्या सोचा, पीपल सोचते हैं कि भाई अब हम ओरली बता रहे हैं, किसी को याद रहे ना रहे, काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। देन दे स्टार्टेड राइटिंग एंड सबसे पहला लिटरेचर जो हमारा उभर कर आया वो था हमारा ऋग्वेद, ठीक है, और दूसरा फिर हमारा 4 वेद है हमारे, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदा, ठीक है, ये 4 वेद है। तो ये सारे वेदास फिर लिखे गए, ऋग्वैदिक काल में ये लिखा गया था, लेटर वैदिक काल में ये लिखा गया था, जिसे हम वैदिक काल बोलते हैं, और उत्तर वैदिक काल में ये लिखे गए थे, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे अगर हम बात करें हिस्ट्री को जो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए, अपने अपने ओपिनियन दिए, सब देते हैं। जस्ट लाइक हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्थापित करा गया था 1946 में, देन आफ्टर क्या हुआ था कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक को एक एक काम मतलब दे दिया गया था कि आपको फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करना है, यू हैव टू डील विद द सोशल इश्यूज, यू हैव टू डील विद द पार्लियामेंट,
तरह तरह के इशूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। मगर वो ग्रेजुअली एक एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे उठाते चले गए थे। फिर उस पर एक वाइड डिस्कशन होता था कि कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जस्ट सपोज कि ये एक सेंटर ऑफ टेबल है, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर है इसका। अब यहाँ पर एक हिस्टोरियन है, यहाँ पर दो हिस्टोरियन, यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा, यहाँ पर छठा, यहाँ पर सातवां। अब ये आपस में डिस्कस करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में 187 BC में ये चीज़ें हुई, ठीक है। अब इसके क्या क्या सिग्निफिकेंट, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और जो रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या है। तो इसी संदर्भ में काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने अपने अपने ओपिनियन दिए। मगर अब सवाल उठता है, ओपिनियन दिए तो सही, क्या इन्हें डायरेक्टली पता चल गया था कि हिस्ट्री में ये हुआ है? क्या इनके सपना आया था रात को? क्या ये सो रहे थे और इनको सबने आकर बताया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में बात कुछ और थी। बात डिस्कस कर लेते हैं हम इसी में, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि जिनकी मदद से हमें जो ना हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, हिस्टोरिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर आज हमारे सामने वो इन द फॉर्म ऑफ 4 जो पीरियड्स हैं, 3 पीरियड्स, उनके फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब रिकंस्ट्रक्ट करने में उनकी हेल्प जो है ना काफ़ी ज़्यादा हुई। जैसे कि जो मेसोपोटामियन एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, मेसोपोटामियन, ठीक है, वहाँ की एक लिटरेचर हुआ करती थी, अवस्था एक लिटरेचर हुआ करती थी। वहाँ से हमें काफ़ी सारे सोर्सेस मिले हैं कि ये जो ना ईस्ट में ट्रेड करा करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं ना हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तो इंडस में ट्रेड करा करते थे और उनको बोला करते थे मेलुहन्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमें काफ़ी सारे जो हमारे पास लिटरेचर सोर्सेज भी हैं। सबसे पहली लैंग्वेज जो यूज़ हुई थी, वो जो हिस्टोरियंस ने आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, काफ़ी सारे हिस्टोरिकल साइंटिस्ट लगे भी हुए हैं कि हाँ इसको डिसाइफर कर पाएँ, वो थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लैंग्वेज यूज़ हुआ करती थी, जस्ट लाइक दिस। इसे बोलते हैं पिक्टोरियल लैंग्वेज, ठीक है। पिक्टोरियल लैंग्वेज इसी तरह की पिक्टोरियल लैंग्वेज हुआ करती थी। आज तक ये डिसाइफर नहीं हो पाई है, बट जो अवस्था है उसको डिसाइफर कर लिया गया है। उसके कुछ ही उनके पास, मेसोपोटामियन के पास आज भी कुछ ही अवशेष हैं जहाँ से हम ये पता लगा पाए हैं कि हाँ उस टाइम पर एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। ये तो नॉर्थ में हुआ करती थी, जब वो हड़प्पा के समय पर पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। अब हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये अवस्था है, ऐसे ही हमारे पास और भी सोर्सेज हैं जिनकी मदद से जो हिस्टोरियंस ने उन्होंने क्या करा, इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। अब देखें हम क्या देखते हैं, कॉइन्स हैं, हमारे पास कॉइन्स भी मिलते हैं, ठीक है, कॉइन्स हैं और सील्स हैं। आपने अगर मोहनजोदाड़ो अगर मूवी देखी हो तो वहाँ पर एक सील होता है जिस पर एक जो सिंगल हॉर्न एक हिरन बना हुआ होता है, डिगर बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के सील्स मिले हैं हमें, ठीक है। और हमें काफ़ी जो कॉइन्स मिले हैं, कॉइन्स के बाद सील्स मिले हैं, पॉटरीज मिली हैं और हमें काफ़ी प्रकार की और भी चीज़ें मिली हैं। फील्ड्स मिले, फील्ड्स मिले हैं, प्लाउशेयर मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? इन्हीं की सहायता से तो हम जो अर्ली हिस्ट्री है इंडिया की, जो एंशिएंट में जो अर्ली हिस्ट्री होती है उसको कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। मगर जब इससे हटकर हम ऋग्वैदिक काल में एंटर करते हैं तब हमारे पास कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेदास आ जाते हैं, हमारी मतलब हिस्टोरियंस के पास वेदास आ जाते हैं। और फिर जो हिस्टोरियंस हैं वो वेदों की मदद लेते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, इनकी मदद मिलती है। फिर कुछ ऐसे भी शासन काल में कुछ ऐसे भी राजा हुआ करते जिनके
जो मंत्री परिषद हुआ करती थी वहाँ पर उनके कुछ हिस्टोरियंस हुआ करते थे जो उनकी सारी चीज़ों को लिखा करते थे और उन्हें रिकॉर्ड करा करते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा भी कुछ अकाउंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक जो सेल्यूकस निकेटर था वो आया था। सेल्यूकस निकेटर का एक वो आया था, क्या नाम है, एनवॉय आया था। ठीक है, एनवॉय, उसका नाम था मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई है इंडिका। अब वहीं पर हमारे पास और भी हैं। ये तो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, जिनकी मदद से आज के समय में हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिकंस्ट्रक्ट कर पाए और ये पता लगा पाए कि जो वैदिक काल में कौन कौन सी चीज़ें चला करती थी। ठीक है, फिर मैगस्थनीज आया। मैगस्थनीज के बाद हमारे पास जो सोर्स है वो अर्थशास्त्र किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, जिसको बोलते हैं विष्णुगुप्त और चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम ही है उनके। ठीक है, और ये कहाँ पर थे, अर्थशास्त्र, कौटिल्य जी एक महाजनपदा हुआ करता था जिसका नाम था काम्बोजा, नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपदा, गांधारा हुआ करता था, जिसकी जो कैपिटल थी वो थी टैक्शिला कैपिटल हुआ करती थी। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, टक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये एज अ जो वो होते ना आचार्य हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे। तो ऐसे ही हमें काफ़ी सारे सोर्सेज आगे देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, चाहे जो वो चाइना से भी काफ़ी सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं, उनके अकाउंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ से भी हमें चीज़ें जो हिस्टोरियंस हमारे वहाँ से मिलती हैं और वो हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में कहीं ना कहीं एबल हो पाए हैं। अब चलते हैं उन लिटरेचर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे किनकी मगर देखिए एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो चार्ल्स मैसोन थे, उन्होंने जो हड़प्पा थी वहाँ पर एक माउंट टाइप हुआ करता था, माउंट लाइक एक स्ट्रक्चर हुआ करती थी जो चार्ल्स मैसोन ने ढूंढी। उसके बाद उसको कहाँ पर थी, ये हड़प्पा सभ्यता में थी। ठीक है, चार्ल्स मैसोन ने इसको ढूंढा। फिर उसके बाद पाकिस्तान में है ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम गए वहाँ पर घूमते घामते, और वहाँ पर उन्हें सील्स दिखाई पड़े। सील्स यानी एक तरीके से जो सील्स होते हैं ना, ये सील्स को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता है, खैर सील्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी, एज अ टोकन होते थे ये। ठीक है, अब ये उन्हें सील्स दिखाई मिलते हैं, काफ़ी पॉटरीज मिलती हैं और काफ़ी सारे जो बर्तन वगैरह हैं वो भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं, प्लाउशेयर और क्या नाम है, चूल्हा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। मगर वहीं पर जॉन मार्शल 1861 में क्या हुआ था, ASI की स्थापना हुई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और यहाँ के जो हेड बने थे वो जॉन मार्शल। ठीक है, तब इन्होंने सारी की सारी चीज़ें आसानी से रिकंस्ट्रक्ट करी और एक लाइन में, एक क्रोनोलॉजी में लिखते हुए चले गए कि ये चीज़ें वहाँ पर मिली, ऐसे ऐसे सभ्यता हुआ करती थी, इनके द्वारा इंटरप्रेट करा गया कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं इतिहास में पढ़ने के लिए, चाहे वो फिर वो एक इवेंट हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिकल आस्पेक्ट हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल आस्पेक्ट हो, चाहे फिर वो कोई भी रिलीजियस आस्पेक्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास द ग्रेट इंडियन एपिक महाभारत और रामायण, 2 एपिक है हमारे पास। अब 2 एपिक हैं, महाभारत है। अब हिस्टोरियंस हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो है ना 2 ग्रुप थे, कौरव्स और पांडव्स, उनके बीच की लड़ाई हुआ करती थी, दोनों भाई हुआ करते थे। ठीक है, मगर हिस्टोरियंस ने यहाँ से भी तो कुछ ऐसे जो अवशेष हैं उठाए हैं, एविडेंसेस उठाए हैं, जिससे कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा जा सके, जैसे कि पॉलीएंड्री, शादी। ठीक है, पॉलीगैमी मतलब, पॉलीएंड्री का मतलब है एक वाइफ के अनेक हस्बैंड। ठीक है, अनेक हस्बैंड, जैसे कि द्रौपदी के हुआ करते थे। ठीक है, और पॉलीएंड्री का मतलब एक राजा की, एक किंग की काफ़ी सारी वाइफ्स। ठीक है, तो पॉलीगैमी, हमें यहाँ से काफ़ी सारे अवशेष मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, इतिहास का सिंपली मतलब होता है यह था, इस प्रकार से यह हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हम
जो हिस्ट्री है हिस्टोरियंस के द्वारा उसको वो कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। जैसे कि कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? देखिए हमारे पास जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो है वेद। जो हमारा पहला वेद आता है वो है हमारा ऋग्वेद। वेद की बात करें, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब वेद की बात करें तो वेद में हमारे 4 आते हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेदास हैं। इनको क्या माना जाता है? रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। ऋग्वेद में क्या लिखे गए हैं? ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? जितने भी मंत्र वगैरह हैं वो सारे के सारे हमारे ऋग्वेद में लिखे गए हैं। और वहीं पर सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद को म्यूजिकल वेदा माना जाता है। यजुर्वेद में ये लिखा गया है कि ऋग्वेद में जो भी चीज़ें होंगी, मंत्र वगैरह जितने भी हैं वो कैसे होंगे। अथर्ववेद को एक मैजिकल वेदा माना जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। अब हिस्टोरियंस ने इनका कैसे यूज़ करा, कैसे इस्तेमाल करा कंस्ट्रक्ट करने? उन्होंने ये पता लगाया कि ये सारी चीज़ों की सहायता से जो वैदिक काल था वहाँ पर किंग का क्या रोल हुआ करता था, किंग को कैसे इलेक्ट करा जाता था, क्या जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल फॉर्म हुआ करती थी वो रिपब्लिकन हुआ करती थी या फिर जो मोनार्किकल फॉर्म हुआ करती थी। ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी क्या हुआ करती थी, क्या वो लोग खाया करते थे, क्या वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वगैरह करा करते थे या नहीं करा करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद उनका रिलीजियस क्या हुआ करता था, क्या वो किस भगवान को पूजा करते थे, क्या वो गॉड में बिलीव रखा करते थे या नहीं रखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। हिस्टोरियंस ने इनका जो यूज़ करा है वो इसी तरीके से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में करा है। ठीक है। अब अगली जो हमारे पास सोर्सेस हैं वो है हमारे रामायण, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि इन्हें अर्ध कवि भी कहा जाता था, आदिकवि, जो सबसे पहले कवि हुआ करते थे। तो इनके द्वारा रामायण लिखी गई। फिर वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखी गई। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। ये ऋषि हुआ करते थे, यानी अर्ध कवि इनको बोला गया वाल्मीकि जी को। ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, ये हमारे हो गए रिलीजियस टेक्स्ट। अब इसके बाद हमारे कुछ और भी टेक्स्ट आते हैं। ठीक है। इनमें तो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब रिलीजियस टेक्स्ट में हमारे और भी रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, जैसे कि हमारे जो बुद्धा थे, बुद्धा के द्वारा भी काफ़ी सारी जो रिलीजियस टेक्स्ट, यानी उनके द्वारा उनके जितने भी शिष्य हुआ करते थे, 2 शिष्य हुआ करते थे, आनंदा नेपाली, उनके द्वारा रिलीजियस कुछ टेक्स्ट का निर्माण करा गया। जैसे कि जो पहली टेक्स्ट थी, पूरी की पूरी टेक्स्ट को बोला गया था अभिधम्मा त्रिपिटिका बोला गया था। जो पहली हुआ करती थी वो हुआ करती थी अभिधम्मा एकदम माइंड में स्लिप हो रही हैं सारी चीज़ें, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है। सुत्त पीटिका उसमें कायदे कानून लिखे हुए थे। विनय पीटिका में क्या क्या करना है वो लिखा हुआ था। अभिधम्मा पीटिका जब कनिष्का एक राजा हुआ करता था, उसके समय पर जब 4th काउंसिल 72 AD में हेल्ड हुई थी ना, उस समय पर ये जो अशोका के टाइम पर हुई थी। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है। अशोका के टाइम पर ये अभिधम्मा पीटिका को ऐड करा गया था त्रिपिटिका में, तब इसका नाम त्रिपिटिका कर दिया गया था। ठीक है। इनिशियली 2 पीटिका हुआ करते थे, विनय पीटिका और दूसरा सुत्त पीटिका। ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं किसकी? बुद्धिज्म की ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं। ठीक है। 3 बास्केट जिन्हें बोला गया है। अब जैना की जो फिलोसफी, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी गई, फिलोसफी वाली बातें भी लिखी गई हैं। मगर अब अगली जो हमारी रिलीजियस टेक्स्ट आती है वो आती है जैनिज्म की। ठीक है। जैनिज्म में कौन सी? अंगा एक रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है। अंगास बोलते हैं वैसे तो, अंगास एक रिलीजियस टेक्स्ट जिसमें
जैनिज्म यानी महावीर जो फाउंडर्स थे जैनिज्म के, महावीर को तीर्थंकारा यानी 29th तीर्थंकारा बोला जाता था, सॉरी 24th, आई मेरा कन्फ्यूजन, कितने तीर्थंकारा थे आप मुझे बताइए, मैं एक बार चेक कर बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीर्थंकारा हुआ करते थे तो काफ़ी सारे तीर्थंकर हुआ करते थे, मगर लास्ट में ये थे जिन्होंने सारे के सारे जितने भी जैन टेक्स्ट हुआ करते थे ना, सबको कोडिफाई कर दिया और एक जो वो है ना वो बना दिया गया, एक तरीके से टेक्स्ट फॉर्म बुक बना दी गई जिसको अंगा बोला गया, ठीक। अब इससे पहले जो विनय पीटिका और सुत्त पीटिका और अभिधम्मा पीटिका थे ना, फिर उसके बाद जो क्रिएट करी गई वो जटका टेल्स क्रिएट करी गई जटका टेल्स। ये है जिसमें बुद्धा के ये बताया गया कि बुद्धा ने कितनी बार जन्म लिया, कब जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, क्या करें। ऐसा बोला जाता है कि 550 बार बुद्धा ने जन्म लिया, फिर उसके बाद बुद्धा को बुद्धा का जन्म मिला, ठीक है। तब इन्होंने जो कल्याणकारी परोपकारी जो मेजर्स थे उनके द्वारा उठाए गए परोपकारी फिलैंथ्रोपिक जो मेजर्स थे, दूसरों को बताना कि आखिर उनकी लाइफ का मकसद क्या है, ये वो वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इनके द्वारा प्रीच करी गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे कुछ सेकुलर टेक्स्ट भी हैं जो रिलीजन से कुछ हट कर हैं। वो सेकुलर टेक्स्ट कौन सी हैं? सेकुलर इन द सेंस ये इनमें रिलीजन की कुछ भी बात नहीं कही गई है, रिलीजियस जो मोटिव हैं उनसे ये डील नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री है सेकुलर, जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ऐसी ये सेकुलर टेक्स्ट हुआ करती थी, जैसे कि धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, स्मृति, और ये धर्मसूत्रा, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्स्ट ना ये हमारी कहीं ना कहीं जो नॉन रिलीजियस यानी सेकुलर टेक्स्ट है, ठीक है। और दूसरी होगी अर्थशास्त्र हो गई, ठीक है। अब अर्थशास्त्र तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये इसमें कुछ कोड्स हैं जो मतलब बताते हैं कि कौन क्या चीज़ है, ठीक है। मनुस्मृति को एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ से आप जान सकते हैं कि मनुस्मृति क्या है। ये एक मनु भैया हुआ करते थे जिन्होंने ये रिलीज़ करी थी मनुस्मृति। पांड्यास किंगडम में एक संगम एज हुआ करती थी, संगम मेला लगा करता था, वहाँ पर ये मतलब एक तरीके से मनुस्मृति को रिलीज़ करा गया था। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा। राजतरंगिणी कालाहान के द्वारा लिखी गई थी, कश्मीर का रूलर हुआ करता था। इसने भी हिस्ट्री को मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को कुछ टच करा है। फिर उसके बाद ये 1100-1200 के तकरीबन जो 11th and 12th सेंचुरी के तकरीबन जाता है ये, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए 100 जिसमें आएगा उसको बोलते हैं सेंचुरी, वहीं पर 1000 की बात हो जाएगी मिलेनियम, ठीक है। ये बात समझ में है आपको? अब इसके बाद और भी बहुत सारी टेक्स्ट थी, जैसे कि अभिजन शकुंतलम, ठीक है, अभिजन शकुंतलम, ठीक है, और सुश्रुता सामहिता, ठीक है। और भी काफ़ी सारी टेक्स्ट थी जो मतलब जिनको हम सेकुलर टेक्स्ट में कंसिडर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास क्वेश्चन आए, जैसे कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि सेकुलर टेक्स्ट कौन कौन से हैं, तो आप उनमें ये एग्जाम्पल्स एनकोडेड कर सकते हैं। जैसे कि हर्षचरित्रा भी है। हर्षा की एक बायोग्राफी है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। हुआन सेंग एक ट्रैवलर हुआ करता था, आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको नोट जब प्रोवाइड कराऊंगा उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, आपकी मिलेंगी, ठीक है, आपको मिलेंगी। तो हर्षचरित्रा उसी के द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आते हैं, ठीक है। तो एक संगम लिटरेचर भी है, जिसमें संगम लिटरेचर में एक टेक्स्ट है तिरुकुरल, और एक है शिलापति गारम हो गया, और मणिमेखलई, इसमें स्टोरी लिखी गई हैं, रियल स्टोरीज लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत मज़ेदार। जब मैं आपको संगम एज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा एक कन्नगी एंड कोवलन की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मगर इन जो बुक है ना, ये हमारी सेकुलर बुक्स, इनसे हमें जो ना कहीं सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजियस कंडीशन को भी हिस्टोरियंस को मदद मिलती है कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। अब देखिए नॉन लिटरेचर सोर्सेस कौन से हैं।
जैसे कि तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज में जो सबसे पहली चीज आती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब इंस्क्राइब करा गया, इंस्क्राइब मतलब गोदा गया, गोदा गया एक पर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, चाहे ये वुडन सरफेस मान लीजिए, स्टोन की सरफेस मान लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें गोदी गई, लिखी गई, इंस्क्राइब करी गई और कार्विंग करी गई, तो इसी को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में इंस्क्रिप्शन अगर इशू करे गए थे तो सबसे पहले मौर्यन किंग अशोका के द्वारा इशू करे गए थे, ठीक है, जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो दो में भाग करे गए थे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। आयरन पिलर हुआ करते थे और सॉरी मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या है ये, ठीक है। तो यहीं पर सबसे पहले इंस्क्रिप्शन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको भी हिस्टोरियंस के द्वारा जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करा गया है। तो यहाँ पर अशोका ने ये जो इंस्क्रिप्शन इशू करे थे, ये अशोका ने सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ करी थी ना वो ब्राह्मी, यानी ब्राह्मी और प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करी थी, ठीक है। फिर उसके बाद अरमाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट जो यूज़ करी थी वो भी यूज़ करी गई थी, ठीक है। अफगानिस्तान में जब उन्होंने अशोकन पिलर को इस्टेब्लिश करा था ना तब वो यूज़ करी गई थी अशोका के द्वारा। मगर एक और लैंग्वेज हुआ करती थी जो थी खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी जब मौर्यन साम्राज्य का जो पहला रूलर हुआ करता था CGM चंद्रगुप्त मौर्य, जब इसने सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई करी थी, उस टाइम पर कल्चरल एक्सचेंजेस के कारण जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी वो ईरानियन स्क्राइब के द्वारा, ईरानियन जो लेखक हुआ करते थे उनके द्वारा ये लिखी पढ़ी जाती थी। फिर उसके बाद इसे जो है ना इंडिया के द्वारा भी अडॉप्ट करा गया और यहाँ पर भी खरोष्टी स्क्रिप्ट आई। कब? जब सेल्यूकस निकेटर के द्वारा अपना एक एनवॉय दैट इज द मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कोर्ट हिस्टोरियन के तौर पर आया था, ठीक है, तब ये खरोष्टी स्क्रिप्ट आई थी, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस थी जो इंस्क्रिप्शन पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। आगे काफ़ी सारे राजा थे जिन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इशू करी, ठीक है, जैसे कि उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन और भी जैसे कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है, और ईरान इंस्क्रिप्शन। तो काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन हैं। अगर आप अजंता और एलोरा केव में भी जाएंगे ना तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हिस्टोरियंस को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए, तो वो थी कॉइन्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मदद मिली, ठीक है। कॉइन्स हुआ करते थे। कॉइन्स सबसे पहले एक प्रकार के कॉइन्स को यूज़ करा जाता था पंचमार्क कॉइन्स। अब ये पंचमार्क कॉइन का मतलब क्या है? एक कॉइन होता था पर्टिकुलरली किसी भी शेप में, मान लीजिए उस पर 5 निशान हो गए, चाहे वो राज्य की तस्वीर हो चाहे कुछ लिखा हुआ, तो 5 निशान हुआ करते, इसलिए पंचमार्क बोला गया है इसको, ठीक है। जो कॉइन्स थे वो ज़्यादातर कॉपर सिल्वर हुआ करते थे, गोल्ड हुआ करता था, और जो अलग है लेड। इन फॉर्म में कॉइन्स को इशू करा जाता था, मिंट करा जाता था रॉयल ट्रेजरी के द्वारा, जो रक्षक हुआ करते थे उनके द्वारा इनको इशू करा जाता था इन फॉर्म में, ठीक है। मगर जो प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन हमें देखने के लिए मिलते हैं ना वो है कुषाण पीरियड में जब आएगा ना पोस्ट मौर्याज में, तब वहाँ पर हमें सबसे जो प्योरेस्ट जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए बोला जाता है इसे रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहीं पर चली थी, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड की फॉर्म थी वो प्योरेस्ट देखने के लिए मिलती है। आगे जो कॉइन्स के बारे में सबसे ज़्यादा भद्दा मजाक जो हिस्ट्री में होता है वो MBT के शासनकाल में होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गिल्ड्स हुआ करती थी। तो अब बात अगर कॉइन्स की हो रही है तो कॉइन्स खाली जो रॉयल ट्रेजरर होंगे उनके द्वारा थोड़ी ना इशू करे जाते थे, ये एक मतलब एक तरह का ग्रुप ऑफ मर्चेंट हुआ करते थे, गिल्ड्स बोला जाता था ना, गिल्ड्स, ठीक है। ये भी कॉइन्स को इशू करा करते थे, ये भी कॉइन्स को अपने कॉइन्स को इशू करा करते थे, ठीक है। मगर बिना राजा की परमिशन के नहीं,
राजा की परमिशन यानी जो किंग है उसकी परमिशन जरूर चाहिए होगी कॉइन्स को इशू करने के लिए, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट मर्चेंट ग्रुप हुआ करा करते थे, गिल्ड्स, ठीक है, ये भी कॉइन इशू करा करते थे। अब कॉइन से हमें खाली क्या पता चलता, इकोनॉमिक हिस्ट्री को कंसिडर करने में कहीं ना कहीं जो हमारे वो है हिस्टोरियंस उनको मदद मिलती है, ठीक है। अगला जो है वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी से मतलब आपको समझ में ही आ जाना चाहिए आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सपोज कि आर्कियोलॉजी में क्या होता है, आर्कियोलॉजी में एक जगह पर आज से 20 करोड़ साल पहले एक पॉटरी का यूज़ करा गया था, बर्तन जिसको बोलते हैं हम कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई का यूज़ करा गया था, ठीक है, कढ़ाई का यूज़ करा गया। उसके बाद जो है ना वहाँ से जो है ना सिविलाइजेशन जो है ना वो डिसअपियर हो गई। डिसअपियर के बाद ये जो कढ़ाई है ना यहीं की यहीं दफन हो गई। दफन होने के बाद ये जो कढ़ाई है, अब आर्कियोलॉजिकल अलेक्जेंडर कनिंघम जी आते हैं, उनको ये ठोकर खाते हैं और इनको ये कढ़ाई मिलती है, इनको ये कढ़ाई मिल गई। तो इनके द्वारा जब इस पूरी जगह को खोदा गया तो इनके द्वारा यहाँ पर कढ़ाई के साथ साथ चमचा भी मिल गया, चम्मच भी मिली और चिमटा भी मिला, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली। तो आर्कियोलॉजी का मतलब है किसी जगह को खोदकर वहाँ से जो भी अवशेष मिलते हैं उनको स्टडी करना, वो कहलाता है आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी जो भी रिमेन्स मिलते हैं ना हमें ज़मीन में गड़े हुए, वहाँ से हम उनको उठाकर फिर उन्हें पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, पढ़ना चालू करते हैं। तो हमें इन्हीं से ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या हुई थी। तो इंटरप्रिटेशन करने का तो काम हिस्टोरियंस का, हिस्टोरिकल साइंटिस्ट का, हमारा तो नहीं है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन हम नहीं करेंगे। अब जैसे कि जो मेगालिथिक हुआ करता था जिसमें वीरक्कल और ओत्तकल काफ़ी सारी जो बरियल्स दिए कर जाती थी और बरियल दी जाती थी, तो वहाँ पर इन बरियल से क्या पता चलता था कि प्रिजर्वेशन, ठीक है, हीरोइक पर्सनालिटी कोई अच्छी होगी जिसको बरियल दी गई है इतनी अच्छी, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। जब मैं आपको मेगालिथिक पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा, ठीक है। पोट्रीज, ठीक है, और वेपन्स मिलते हैं, हमें वेपन्स मिलते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो पीपल थे वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के उसमें भी कहीं ना कहीं संदिग्ध थे, यानी अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दिया करते थे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो आर्कियोलॉजी इसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो फॉरेन अकाउंट्स आपका टॉपिक आता है। फॉरेन अकाउंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हुआ करता था, जो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एनवॉय भेजा था यहाँ पर स्टडी करने के लिए जिसका नाम था मैगस्थनीज, ठीक है। वो उसके अकाउंट इंडिका छूटी, उसके द्वारा इंडिका लिखी गई, ठीक है। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा उसके बाद हमें आगे देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं, जैसे कि हुआन सेंग फाहिन जो है वो गुप्ता काल में आता है, और हुआन सेंग जो होता है वो कब आता है, हर्षा के टाइम पीरियड में आता है। तो हर्षा के द्वारा हर्षा चरित्रा भी लिखी गई है, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी सारी जो अभिजन शकुंतलम वगैरह काफ़ी सारी जो लिटरेचर लिखी गई हैं, तो यहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे अगर हम बात करें तो आज के समय पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो रिलीजियस टेक्स्ट है ना, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में उपनिषद भी आते हैं, पुराणास भी आते हैं। इन्हें बोला जाता है द बेसिस ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। पुराणास 18 हैं, ठीक है, पुराणास 18 आई थिंक, या तो ये 108 हैं, ठीक है, या फिर ये 18 है, ये 108 है। मैं आपको कंफर्म कर बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर हाँ ये बेसिस ऑफ इंडियन फिलॉसफी है। यहाँ पर गरुड़ पुराण, हाँ ये 18 है, ये 108 है, उपनिषद 108 है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन फिलॉसफीज के बारे में बता रखा है, आत्मन और जीवा, अजीवा वगैरह वगैरह, आत्मन, सोल, यूनिवर्स, ब्राह्मण वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो कहीं ना कहीं जो फिलॉसफीज़ है ना इंडियन की फिलॉसफी यहीं से उठकर चलती हैं। जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये एक शर्मानिक ट्रेडिशन हुआ करती, शर्मानिक सेक्ट हुआ करती थी, ठीक है। बुद्धिस्ट सेक्ट, जैनिज्म सेक्ट, अजविकाज, चरवाकाज, तो बहुत सारी सेक्ट हुआ करती थी। वो शर्मानिक ट्रेडिशन में भी आती हैं, जो वेदों पर बिलीव नहीं करा करती थी, वेदों को सुपीरियर नहीं मानती थी, ठीक है। तो उनका जो मानना था ना, उनकी जो फिलॉसफीज थी वो भी उपनिषद से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उपनिषद से, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे। अब देखिए
एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि पुरानाज में हमारे जो युग है ना वो भी दिए हुए हैं। कौन कौन से युग हैं? त्रेता, जिसे हम त्रेता बोलते हैं, त्रेता, ठीक है। त्रेता पहला हमारा आता है सतयुग, फिर त्रेता, फिर होता है प्रेता, ठीक है, नॉट प्रेता, इट्स त्रेता, त्रेता, ठीक है, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, ये 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, ठीक है। ये हमें कहाँ से देखने के लिए मिलते हैं? जो गीता श्री कृष्ण के द्वारा जब जो उनका पार्थ था, उनका जो पार्थ था यानी अर्जुन को जब कुछ पाठ पढ़ाए गए थे ना, वहाँ से कुछ अच्छे मोटिव्स को निकालकर एक कंपाइल कर ले गया और उसके बाद गीता का निर्माण हुआ। गीता श्री कृष्ण के द्वारा ही बोले गए वचनों को मिलाकर एक बुक बनाई गई जिसका नाम था गीता, ठीक है। ये गीता थी, भागवत गीता जिसे आज हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा काफ़ी सारे चीज़ें जो हिस्टोरियंस के द्वारा यूज़ करी गई और उनको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक साथ लाने पर, उनकी इंटरप्रिटेशन करने पर काफ़ी मदद मिली और वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। आगे चलकर हिस्टोरियंस ने अपनी सहूलियत के अनुसार ताकि वो हिस्ट्री को एक अच्छे तरीके से पढ़ सके, तो उन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एंड टुडे वी स्टडी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये चीज़ हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। आज के समय में हिस्ट्री इज डिवाइडेड लाइक दिस, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है पहला हिस्ट्री का, वो होता है समाप्त, ठीक है। जो अगले जो मतलब सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो अलग अलग हिस्टोरियंस ने कही, वो मैं आपको आपके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपली आपने यहाँ तक पढ़ लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ। समझना यहीं तक था कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, मगर अब आपने समझ लिया है तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सिंपली आज हम अपने चैप्टर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा द ज्योग्राफिकल सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया। ज्योग्राफिकल सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया, सेकंड चैप्टर यही रहेगा हमारा। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हिस्ट्री की पूरी सीरीज चलने वाली है अब, ठीक है। और वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कोई भी पर्सन है आपका, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए, मुझसे पूछिए, कनेक्ट होइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और फेसबुक पर भी, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर तो आप हैं ही। तब तक के लिए आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।